मैं परसों ही कोचिंग के लिए दिल्ली आया था। एक पुरानी कॉलोनी में रेंट पर कमरा लिया था। अगली रात जब सुट्टा लेने के लिए बाहर निकला तो बगल वाले घर के बाहर एक जवान लड़की खड़ी थी। उसने कुछ नहीं बोला, बस हाथ से इशारा किया जैसे मुझे अपने घर बुला रही है। पहले थोड़ा हेसिटेट किया, फिर चला गया। करीब 2 घंटे बाद काम उठाकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। ये सिलसिला लगातार 5 दिन चला। हर दिन वो लड़की और उसके वही इशारे। छठे दिन वो घर बंद था। सोचा शायद कहीं गई होगी। एक हफ्ता निकल गया, घर फिर भी बंद ही रहा। आखिर मैंने सामने वाले पड़ोसी से पूछ लिया, भाई बगल वाले घर में जो लड़की रहती थी वो कहाँ गई? वो मुझे अजीब नजर से देखने लगा, फिर बोला, कौन लड़की? वो घर तो 8 साल से बंद है। मैंने कहा, मैं तो रोज उससे मिल रहा था। पड़ोसी ने धीरे से कहा, 8 साल पहले वहाँ एक लड़की रहती थी, उसी घर में उसने अपनी जान ले ली थी। उसने मुझे एक बात याद आई, वो लड़की कभी एक शब्द नहीं बोली, कभी बाहर नहीं निकली। और अब जब मैंने पास जाकर देखा तो उस घर का ताला अंदर से जंग लगा हुआ था। अनजान हॉरर। एक बंद दरवाजा और उसके पीछे दबे कुछ बहुत ही भयानक राज। आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो महज एक डरावनी कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक कॉलेज की तीसरी मंजिल पर मौजूद उस लाइब्रेरी की, जिसके दरवाजे सालों से सील थे। ये एक ऐसी जगह का विश्लेषण है जहां विज्ञान और अलौकिक शक्तियों के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। यकीन मानिए, यहां जो सबूत सामने आए वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत जाना, दिन में भी नहीं और रात में तो भूल कर भी नहीं। ये कोई आम नियम या नोटिस बोर्ड पर लिखी चेतावनी नहीं थी। ये वो खौफ था जो हर साल सीनियर्स अपने जूनियर्स के दिमाग में बिठा देते थे। बिना किसी सवाल के पूरा कॉलेज इस अनकहे नियम का चुपचाप पालन करता था। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, डर सच्चाई से ज्यादा लंबा क्यों टिकता है? और इसी एक सवाल ने इस पूरी तहकीकात की नींव रखी। अभय नाम के एक स्टूडेंट ने इस खौफ को मानने से इनकार कर दिया। देखिए, अभय के दादाजी गांव के एक मशहूर तांत्रिक थे, तो उसने बचपन से यही सीखा था कि हर परछाई भूत नहीं होती। इसलिए जब पूरा कॉलेज खौफ में जी रहा था, तब अभय ने डर के बजाय अपनी जिज्ञासा को चुना। तो चलिए सबसे पहले फेज 1 से शुरुआत करते हैं, द फोरबिडन लाइब्रेरी मिस्ट्री। आखिर वो लाइब्रेरी एक दशक से ज्यादा समय तक बंद क्यों रही? जब अभय ने कॉलेज प्रिंसिपल से इसका सच उगलवाया तो एक बहुत ही खौफनाक टाइमलाइन सामने आई। करीब 12 साल पहले शेखर नाम के एक जूनियर लाइब्रेरियन की वहां नाइट शिफ्ट लगी थी। एक सुबह वो उसी लाइब्रेरी में बेहोश मिला। आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बाद में शेखर ने बताया कि रात के सन्नाटे में कोई उसका नाम पुकारता था। उसे लगातार ऐसा लगता था जैसे कोई उससे घूर रहा है। शेखर ने तो डर के मारे नौकरी छोड़ दी और प्रशासन ने उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन ये चेतावनी अभय को रोक नहीं पाई। यहीं से शुरू होता है फेज 2, द 3 नाइट इन्वेस्टिगेशन। प्रशासन की सख्त मनाही के बावजूद अभय की टीम ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को बुलाया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जांच का अप्रोच पूरी तरह से साइंटिफिक था। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने साथ सिर्फ धारणाएं नहीं, बल्कि EMF मीटर, थर्मल सेंसर और डिजिटल रिकॉर्डर जैसे एडवांस गैजेट्स लेकर आए थे। उनका सीधा सा मकसद था डर को मापना और उसे डेटा में तब्दील करना। बाहर का कैंपस बिल्कुल शांत और सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही उन सील दरवाजों को खोला गया, माहौल एक झटके में बदल गया। अंदर से सड़ी हुई किताबों की बदबू और एक अजीब सी नमी आ रही थी। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर सिद्धार्थ का मानना था कि जहां हवा इस हद तक भारी हो जाए, वहां पक्का कोई ना कोई बहुत शक्तिशाली अतीन्द्रिय ऊर्जा मौजूद होती है। और इसके बाद घटनाओं की जो रफ्तार बढ़ी वो सच में डराने वाली थी। पहली ही रात बिना किसी बिजली कनेक्शन के EMF मीटर पागलों की तरह बीप करने लगा। ट्यूबलाइट्स अचानक फ्लैश हुई और नई फ्लैशलाइट्स तुरंत दम तोड़ दी। दूसरी रात हालात और बिगड़ गए। किताबें अपने आप शेल्फ से उड़कर गिरने लगीं और रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहट कैद हुई। तीसरी रात आते आते तो उस ऊर्जा ने तांडव मचा दिया। भारी कुर्सियां हवा में उछाल दी गईं, कमरे में जमा देने वाली ठंडी हवाएं चलने लगीं और EMF मीटर की सुइयां अपनी चरम सीमा पार कर गईं। दूसरी रात के दौरान एक घटना ऐसी घटी जिसे सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। टीम मेंबर रोहन ने देखा कि उसके फोन की बैटरी 20% थी और महज कुछ ही सेकंड्स में बिना फोन को छुए वो 20% से सीधे 0 पर आ गई। अब देखिए, ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं थी। पैरानॉर्मल साइंस के हिसाब से जब कोई बहुत ही शक्तिशाली इकाई भौतिक दुनिया में अपना असर दिखाना चाहती है तो उसे बेतहाशा ऊर्जा की जरूरत होती है। वो एंटिटी अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सारी ऊर्जा सोख रही थी। यही वजह थी कि वहां गैजेट्स एक झटके में काम करना बंद कर रहे थे। और इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। फेज 3, टेरर एस्केप्स द लाइब्रेरी।
असल में दरवाजा खोलने का नतीजा सिर्फ ये नहीं था कि उन्हें भूत के सबूत मिल गए, बल्कि अनजाने में उन्होंने उस खौफ को लाइब्रेरी की चार दीवारी से आज़ाद कर दिया था। खौफ अब पूरे कैंपस में फैल चुका था। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं, बंद वॉशरूम से भारी कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं और रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आने लगीं। हॉस्टल की खिड़की पर एक काली परछाई स्थिर खड़ी नजर आने लगी। दहशत इतनी बढ़ गई कि प्रशासन ने अभय और उसकी टीम को कॉलेज से बाहर निकालने तक की धमकी दे दी। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आइए देखते हैं फेज 4, अनकवरिंग द डार्क ट्रूथ। जब साइंस और गैजेट स्थिति को काबू करने में फेल हो गए, तब एंट्री हुई एक अनुभवी तांत्रिक सत्यदेव बाबा की। लाइब्रेरी में कदम रखते ही उन्होंने तुरंत ऊर्जा को भांप लिया और जो कहा उसने पूरी कहानी का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा, वो आत्मा डरी हुई नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि ये महज एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि इंसाफ की एक अधूरी गुहार थी। बाबा ने जमीन पर नमक का एक सुरक्षा घेरा बनाया, मोमबत्तियां जलाईं और संस्कृत के शक्तिशाली मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ईएमएफ मीटर फिर से चीखने लगा, लेकिन इस बार रिकॉर्डर पर कोई अस्पष्ट फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक बेहद साफ और दर्द से भरी आवाज कैद हुई, मुझे यहां बांध दिया गया। इस पूरे खौफनाक रहस्य के केंद्र में एक ही नंबर था, 20। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये वो 20 साल का लंबा तड़पाने वाला समय था जिसके दौरान वो आत्मा उसी बंद कमरे में न्याय के लिए भटक रही थी। और फिर वो काला सच दुनिया के सामने आया। आत्मा ने बताया कि 20 साल पहले वो उसी लाइब्रेरी में काम करती थी। उसने एक प्रोफेसर द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उसे इंसाफ देने के बजाय उसी लाइब्रेरी में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया। सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया और बिना किसी अंतिम संस्कार के वो आत्मा उसी लाइब्रेरी की दीवारों में कैद होकर रह गई। सच्चाई जानने के बाद सत्यदेव बाबा ने रात के ठीक 2:30 बजे अनुष्ठान शुरू किया। नमक के घेरे के बीच एक हवन कुंड बनाया गया। मंत्रों के उच्चारण के साथ बाबा ने उस आत्मा के नाम से नए कपड़े और जल अर्पित किए। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी, ये वो अंतिम संस्कार था जिसका उस मृत महिला को 20 सालों से इंतजार था। और जैसे ही ये मुक्ति अनुष्ठान पूरा हुआ, जो ईएमएफ मीटर पागलों की तरह शोर मचा रहे थे, वो एकदम से शांत हो गए। सुइया 0 पर आ गई। उस खौफनाक लाइब्रेरी में पहली बार एक गहरी और सुकून भरी शांति छा गई। लेकिन अंत में ये पूरी केस फाइल हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर अभय और उसकी टीम ने वो सील दरवाजा कभी खोला ही ना होता, तो क्या वो दर्दनाक सच हमेशा के लिए उसी अंधेरे में दफन रह जाता? कभी कभी सच्चाई का सामना करने की कीमत खौफ होती है, लेकिन उसी खौफ के पार न्याय भी छुपा होता है। इस केस फाइल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।